हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से आइए लाइव, जल्दी से आए फिर हम स्टार्ट करें। चलिए भाई, सुधीर कुशवाहा जी आ गए हैं। कह रहे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। चलिए जल्दी से आइए, सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। और आज हम लोगों की जो एक लास्ट क्लास है, कह सकते हैं डेमो की, और इसके अलावा आज है हमारी जनगणना का भी एक लास्ट टॉपिक होगा। हालांकि इसके बाद हमारी जनगणना टॉपिक खत्म हो जाएगी। हालांकि कल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जनगणना टॉपिक में बाद बाकी जो आपका बचा हुआ था, शायद में यूपी की जनगणना हमें पढ़नी थी, बाद बाकी सारी की सारी जनगणना हो चुकी थी। ठीक, तो जल्दी से बताइए आप लोगों को सारी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है और वीडियो सही दिख रहा है आज की नहीं? आज हालांकि बहुत सारी चीजें हमने कोशिश की हैं कि सही हो गई हो, तो आशा करते हैं कि सारी चीजें आपको सही दिख रही होंगी आज, है कि नहीं? क्योंकि कल की अपेक्षा आज हमने थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया है, तो उससे आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ आपको वीडियो सही दिख रहा होगा और सारी चीजें दिख रही होंगी, है ना? आवाज भी सही आ रही होगी। तो ऐसी बातें हम समझते हैं। अगर आप तो कमेंट करके जल्दी से बताइए, बताइए भाई सही दिख रहा है कि नहीं? जल्दी से बताइए, फिर इसके बाद में हम आगे चले। चलिए भाई देखिए, आगे पढ़ते हैं हम लोग। हालांकि कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जनगणना थी उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था, और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है और जनघनत्व वगैरह। हालांकि थोड़े से पॉइंट हालांकि हम लोग पढ़ पाए थे उत्तर प्रदेश की जो जनगणना थी उसके बारे में, कि क्या कितनी थी जनगणना, इसके बारे में हमें पढ़ना था। हालांकि जो उत्तर प्रदेश की जनगणना थी, जनगणना हुई थी, उसमें कितनी जनसंख्या थी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए कल लास्ट पॉइंट जो छोड़ा था हमने, वहां से हम लोग उत्तर प्रदेश की जो जनगणना होती है वहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी कि उत्तर प्रदेश की जनगणना जो हुई थी उसमें 2021 में कितनी जनसंख्या थी। तो जल्दी से देखिए, जो 2011 में जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी वो 19.98 करोड़ थी। हालांकि याद रखें इस बात को कि दशमलव के बाद में जो अंक पढ़े जाते हैं वो एक एक अंक पढ़ा जाता है 98। हालांकि इस बार ऐसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता आपसे एग्जामिनर जो था, उसने लेखपाल का इंटरव्यू जो हुआ था पिछली साल, मतलब पिछली का मतलब पिछली वैकेंसी में, तो उसमें ये चीज पढ़वाई थी। उसने कहा था 19 पॉइंट, मतलब इस ऐसे दशमलव में दिया था और लास्ट के अंक पढ़वाए थे। आप उससे पूछा था कि ये क्या लिखा है, तो कुल मिलाकर के वो पढ़ने का तौर तरीका भी आपका समझता है कि कैसे आप पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो इसके बारे में आगे देखें। फिर हमने ये कहा था कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वो इतनी थी। हालांकि अगर आपको इतनी ना दी हो तो 20 करोड़ इसका आंसर सही होगा। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या जो है वो 20 करोड़ थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं याद रखें। उत्तर प्रदेश में अगर हम जिलों की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो याद रखें उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिला है। कितने जिले हैं? 75 जिला है। और जिसमें अगर आपसे मंडलों की संख्या पूछता है कि कितने मंडल हैं, तो याद रखिए 18 मंडल है। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में और 75 जिला है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखें सर्वाधिक जनसंख्या आपके इलाहाबाद में निवास करती है। इलाहाबाद में निवास करती है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? इलाहाबाद में। मतलब सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अगर अब हम बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में है,
अगर हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस जिला में है, तो याद रखें ये आपका महोबा जिला है। महोबा जिला में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो इलाहाबाद में करती है, और सबसे कम जो करती है वो आपकी कहां पर करती है, महोबा में। जैसा कि हमने आपको बताया, ये आपको एक एक पॉइंट नोट करके चलना। हालांकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो किस जिले में है, तो याद रखें ये इलाहाबाद जिला में है। हालांकि अगर इलाहाबाद अब नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि प्रयागराज में, प्रयागराज में सबसे अधिक जनसंख्या क्या है, निवास करती है। और प्रयागराज ये कह सकते हैं कि अब ये आपका नया नाम है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रयागराज में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, उत्तर प्रदेश की बात करें हम। लेकिन भारत की बात करें तो भारत का कौन सा राज्य जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश। ये हमने सॉरी सिक्किम, जनसंख्या में सिक्किम था, लेकिन जनघनत्व में अरुणाचल प्रदेश था, है कि नहीं। इस बात को याद करें, इसको नोट करके लिखें तुरंत से, और जल्दी फिर आगे की ओर चलते हैं। जल्दी से नोट करिए। हो गया होगा नोट, चलें देखें आगे। फिर अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश, हमने ये पहले भी पॉइंट बता दिया है कि उत्तर प्रदेश अगर जनसंख्या के आधार पर अगर हम इसे बांटे, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर यदि इसे अलग किया जाए, यदि इसे अलग किया जाए, अलग किया जाए, तो किस नंबर का देश बनेगा, देश बन जाएगा भाई साहब विश्व में। तो याद रखिए 5वें नंबर का 5वां देश बनेगा विश्व में। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश जो बनेगा, उत्तर प्रदेश 5वां देश बन जाएगा पूरे विश्व में। जैसे कि हमने बताया था कि पहले स्थान पर आपका चीन है, दूसरे स्थान पर आपका भारत होगा, तीसरे स्थान पर आपका कौन होगा, तीसरे स्थान पर आपका शायद में हमने यूएसए बताया था, और चौथे नंबर पर आपका इंडोनेशिया बताया था, इंडोनेशिया बताया था। और 5वें नंबर पर जो होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। मतलब 5वां देश जो बनेगा उत्तर प्रदेश, ये विश्व में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकता है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के पास। लेकिन अब आपसे ऐसा भी कह सकता है कि मतलब अगर हम कहीं भारत की केवल, कि भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो याद रखिए मतलब भारत की कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत जनसंख्या, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो याद रखिए 16.5% ये उत्तर प्रदेश में निवास करती है। मतलब पूरे भारत में जितने भी है 121 करोड़ जो बताई थी, 121.8 करोड़ जो बताई थी हमने, ये आपकी भारत की जनसंख्या है, उसमें कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो 16.5% जनसंख्या जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है। बात समझ में आई। अब इसके बाद में हमने और आगे की पॉइंट आपको बताए थे, जिसमें बताया था अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश भारत के 7.73% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, क्षेत्रफल पर फैला है। कौन फैला है, उत्तर प्रदेश फैला है। मतलब भारत की अगर हम बात करें, भारत में 100% जो क्षेत्रफल है भारत का, उसमें आपका 7.73% क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश फैला हुआ। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि आपका उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर चौथा राज्य है कि नहीं। जैसे हमने कल लिखाया था रम्मू, मतलब ये रम्मू करके जो लिखाया था उसमें हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश है, ये आपके चौथे नंबर का क्षेत्रफल के आधार पर देश है, मतलब राज्य है। और ये कह सकते हैं कि इतने प्रतिशत क्षेत्रफल आपका उत्तर प्रदेश में फैला हुआ। ठीक, इतनी बातें आपको नोट करनी है। तो नोट हो गया हो तो तुरंत जल्दी से नोट करें, फिर इसके बाद में हम आगे चलेंगे। जल्दी से भाई नोट करें। हो गया नोट, चलिए भाई देखें आगे। नोट हो गया है तो आगे चलें। देखिए अब हम बात ये कर रहे थे कि
अगर आपसे कहा जाए कि जनघनत्व, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? जैसे हमने आपसे पूछा था कि मतलब भारत का जनघनत्व कितना, ऐसे ही आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तो भारत का था, आप मतलब जो हमने कितना बताया था, जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत का हमने जनघनत्व कितना बताया था, जल्दी से बताइए कमेंट करके। नहीं मालूम किसी को? केवल नोट कर रहे हैं आराम से, जल्दी से बताइए भाई कितना था, कौन कौन बता सकता है? कोई नहीं है बताने वाला? ठीक, देखिए भाई, 382 बताया था, मतलब भारत का जो था वो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब इतने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर 382 व्यक्ति निवास करते हैं। जबकि अगर हम बात करें किसकी, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कितने निवास करते हैं, तो ये आपके, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है वो आपके 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर निवास करते हैं। मतलब 829 व्यक्ति जो हैं वो 1 किलोमीटर के स्क्वायर की मतलब क्षेत्रफल पर निवास करते हैं। लेकिन अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनघनत्व जनघनत्व किस जिले में है, किस जिले में है, तो याद रखें ये आपका गाजियाबाद है। गाजियाबाद में सबसे अधिक जनघनत्व है, मतलब गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती। इसके बाद में अगर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो अब ये आपको, जैसे हमने बताया था कि सबसे अधिक जनघनत्व बिहार में है और सबसे न्यूनतम जनघनत्व कहां पर है, ये हमने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश, बताया था कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है, ललितपुर सबसे कम है। कौन है? ललितपुर, ललितपुर में सबसे कम है जो कि 329 व्यक्ति हैं, और यहां पर 3000 व्यक्ति लगभग में, अप्रोक्सीमेट ये कंफर्म नहीं है ना, हालांकि ये कह सकते हैं कि 3000 व्यक्ति जो हैं वो आपके यहाँ पर निवास करते हैं। कितने लोग निवास कर रहे हैं? मतलब 3000 लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। हम ये आसानी से कह सकते हैं कि 3000 मतलब 3500 की लगभग यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, जनघनत्व जो है सबसे अधिक जनसंख्या। हालांकि 3900 ऐसे कुछ होगा, ये कंफर्म नहीं कि 3000 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 3000 से अधिक है ना, इस बात को समझ सकते हैं। मतलब 1 किलोमीटर के स्क्वायर पर 3000 लोग निवास करते हैं, समझ रहे बात को? 1 किलोमीटर पर 3000 लोग से अधिक निवास करते हैं, मतलब यहाँ पर कंफर्म है कि 329 व्यक्ति जो थे वो यहाँ पर निवास कर रहे थे, कहां पर? ललितपुर में। ठीक, बात समझ में? अब बात आ जाती है साक्षरता की, कि सबसे अधिक साक्षर वाला जो मतलब भारत की साक्षरता दर 73% थी, जो हमने आपको बताई थी। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जरा उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो ये पहले इसको नोट करें, फिर आगे की ओर चलते हैं। नोट करें भैया, जल्दी से करें नोट। हो गया होगा नोट, चलिए। देखिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, कि 67.7% क्या है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। अब अगर आपसे, ये तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, मतलब 100 व्यक्तियों में से 67 लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कहा जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, और ऐसा कहा जाए कि महिला साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है, तो ये तुरंत से आप लोग अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि हमने भारत की बताई है आपको कि कितनी थी, है कि नहीं? ये आपको उत्तर प्रदेश का भी अगर ज्ञान हो तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं। ये कल नोट किए हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, आराम से नोट कर रहे हो, आराम से बैठे बैठे।
जल्दी से भैया बताइए जरा। बताइए। नहीं मालूम। देखो भैया, ये आपकी 77.3% जो है वो पुरुषों की साक्षरता दर है, जबकि महिलाओं की 57.2% है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 पुरुषों में 77 पुरुष ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। जबकि अगर हम और अन्य की बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में 100 महिलाओं में से केवल और केवल आपकी 57 महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं। मतलब ये साक्षरता दर कहलाती है हमारी। बात समझ में आई आपको? मतलब कहने का है कि 100 महिलाओं पर 57 महिला पढ़ रही, और जबकि आपकी 100 पुरुषों पर आपके 77 पुरुष पढ़ते हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर इतना नोट हो गया हो तो फिर आगे क्यों चले। लेकिन आपसे ऐसा कभी कभार पूछ देता है कि मतलब हाँ, ये कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? भाई सबसे साक्षरता दर किस राज्य में थी? केरल में थी। और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में थी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन यहाँ भी तो पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पर मतलब सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षर साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मतलब भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं? हालांकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मतलब सबसे कम जो साक्षरता थी वो किस जिले में है, और सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किस जिले में है? ऐसा क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है। पूछ क्या सकता है? पूछना ही है कि नहीं? अगला बताएं जल्दी से क्या हो सकता है आंसर आपका। ठीक, जल्दी से देखिए। ये जो आपका गौतम बुद्ध नगर पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर, ये आपका सबसे ज्यादा साक्षर है। मतलब इसमें 80% जनसंख्या क्या है? साक्षर है। जबकि अगर हम बात करें न्यूनतम शिक्षा साक्षरता दर की, तो श्रावस्ती जो है वो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। मतलब यहाँ पर लगभग में आपके कितने जिले पड़ते हैं? आपके यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो आपकी आ जाती है कितनी? 46%। 46% जो है वो आपके श्रावस्ती में पढ़ने वाले लोग हैं। 46% जो लोग हैं वो आपके न्यूनतम है कहां पर? ये श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में 46% लोग पढ़ने वाले हैं। और गौतम बुद्ध नगर में आपके जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कितने हैं? ये आपके हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। और जबकि न्यूनतम पढ़े लिखे लोगों की संख्या अगर हम बात करें तो ये आपकी श्रावस्ती में। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाता पुरुषों से कि मतलब कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक पुरुष साक्षर है, या आपसे कह देगा महिलाओं वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद में वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? तो ये आपसे कह सकता है कि महिलाओं की साक्षरता दर, महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? ठीक, इसके बाद में ऐसा भी पूछ सकता है कि महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? तो याद रखें ये आपका कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका जिला आता है, ये आपका कानपुर जो नगर है, कानपुर नगर में सर्वाधिक कह सकते हैं महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है। जबकि हम न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती ही चलता है। हालांकि ये कह सकते हैं कि श्रावस्ती में महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी है। और अगर पुरुषों का भी पूछा जाए तो पुरुषों में आपका गौतम बुद्ध नगर है और महिला में ही है। लेकिन महिलाओं में यहाँ पर सबसे अधिक पढ़ी लिखी है जो हमने आपको कानपुर नगर बताया। हालांकि इसमें 75% जो महिलाएं हैं वो लगभग में यहाँ कानपुर में पढ़ी लिखी है। और जो आपके श्रावस्ती पड़ता है वो श्रावस्ती में आपकी लगभग में ऐसे 34% के लगभग में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। हालांकि ये कह सकते हैं कि 34% जो महिलाएं हैं वो आपकी श्रावस्ती में पढ़ी लिखी हैं, सबसे कम है। और जो सबसे अधिक साक्षरता दर है वो कानपुर नगर की है, किसकी? महिलाओं की। लेकिन पुरुषों में आपके गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक है, और न्यूनतम सबसे कम पूछे तो श्रावस्ती में। ये आपको याद रखना। इसके बाद में हम अगला पॉइंट आपको बताए थे कल कि मतलब भारत की सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां पर है और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर कहां है। ये हम कल आपको राज्यों के बारे में विश्लेषण कर चुके थे। मतलब आज हम जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बारे में कर रहे हैं। तो अब हम लोग आगे के पॉइंट करते हैं, पहले इसको नोट कर लें अगर हो गया हो तो। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताएं अगर हो गया हो तो।
चलिए भाई, हो गया जहां तक लगता है, ठीक। देखिए, ये तो महिलाओं की साक्षरता दर की बात की थी। अब अगर आपसे पुरुषों की पूछी जाए तो आप पुरुषों में भी बता सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पर है, पुरुषों की साक्षरता दर, साक्षरता दर, पुरुषों की साक्षरता दर सर्वाधिक, सर्वाधिक किस राज्य में है, किस राज्य में, या सॉरी किस जिले में है। तो आपसे अगर जिला पूछता है तो फिर आपको ये गौतम बुद्ध नगर ही बताना। गौतम बुद्ध नगर जो है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 88% लोग जो हैं वो गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन अगर आपसे न्यूनतम पुरुषों की साक्षरता दर पूछी जाए, न्यूनतम पुरुषों की साक्षरता दर पूछी जाए तो ये श्रावस्ती, श्रावस्ती में जो लोग हैं वो पुरुषों में भी सबसे कम है, महिलाओं में भी कम है, और वैसे भी ऑलरेडी जो है वो आपकी कम है। पुरुष की साक्षरता दर भी कम है, महिलाओं की भी साक्षरता दर है। लेकिन याद रखें, सर्वाधिक पुरुषों महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कानपुर नगर है। इस बात की, इसकी वजह से हमने ये सारे पॉइंट आपको अलग अलग लिखा दिए, नहीं तो सोचते तो एक ही बार में लिखा देते किसमें सबसे अधिक साक्षरता दर है ना, ऐसा भी कह सकते थे। तो इसके बाद में अगला पॉइंट हमें लिखना है, चलिए नोट करें इसको, फिर इसके बाद में आगे चलें। अगर नोट हो गया हो तो जल्दी से बताएं, हो गया हो तो। हो गया नोट, जल्दी से बताइए भाई। चलिए भाई देखें आगे। आज कुल मिलाकर के बिल्कुल शांति से पढ़ रहे, कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है ना। देखिए भाई, अगला पॉइंट अगर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की, उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात कितना है, तो याद रखिए 912 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। मतलब 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। ये उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। ये आप कह सकते हैं एक एवरेज में है इसका, उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि भैया मतलब किस जिले का सबसे अधिक लिंगानुपात है या सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो मतलब जिले का है, तो ऐसे आपको भी बताना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक, सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात किस जिले का है, किस जिले का है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि न्यूनतम, न्यूनतम लिंगानुपात, लिंगानुपात किस जिले का है, तो ये आपको भी बताना है कि नहीं। हालांकि पहले हम देखो भारत के बारे में परिप्रेक्ष्य में पढ़े थे कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहां का था। जैसे कि हमने बताया था कि सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो इसके बारे में हमने केरल बताया था, और न्यूनतम लिंगानुपात की बात की थी तो फिर हमने आपको हरियाणा बताया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां पर लिंगानुपात केरल में सबसे अधिक था, शिक्षा भी मतलब साक्षरता दर भी सबसे अधिक थी कहां पर, केरल में। लेकिन यहाँ की बात करें हम न्यूनतम लिंगानुपात की, तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो आपका कहां पर है, किस जिले में पड़ता है। लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किस जिले में पड़ता है, ऐसी पॉइंट आपको याद रखना है कि नहीं। इसके बाद में देखें जरा, हमने बताया था कि सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो आपके जौनपुर में है। कहां पर है, जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1024 लोग जो हैं, 1024 महिला हैं 1000 पुरुषों पर। मतलब ये उत्तर प्रदेश की कंडीशन है, कहां की, सर्वाधिक जौनपुर की। लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर आता है आपका। गौतम बुद्ध नगर जो है, गौतम बुद्ध नगर आपके सबसे कम, ये कह सकते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की किसमें, गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में है कितना, तो याद रखें ये आपके 851, 851 महिला हैं 1000 पर। कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम आपसे। भारत की बात हम पहले कर चुके हैं, आपको पता होगा है कि नहीं, वो आपको मालूम होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बताए हैं वो आपको मालूम होंगे, है ना। इसके बाद में आपको देखना है क्या, मतलब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है
वो किस मतलब महिलाओं का पूछ सकता है या आपसे कह सकता है कि हाँ भाई साहब किसको दिक्कत हो रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही तो अच्छी बात। चलिए भाई, देखिए आगे की कहानी ऐसी है। आगे की कहानी आपसे ये कहा जाए कि देखिए मतलब सबसे अधिक लिंगानुपात की बात की, फिर हमने शिक्षा की बात की, सबसे अधिक जनसंख्या निवास कहाँ करती है ये भी बात की, मतलब सबसे अधिक कौन सा जिला है जहां पर जनसंख्या निवास करती है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, और ये सारे पॉइंट हमने एक एक पॉइंट करके नोट कर लिए, है कि नहीं। फिर हमने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था, अगर कोई हो तो ये कमेंट करके बताए जल्दी, जब तो हम देख सकते हैं कि हाँ आपने पढ़ा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं हम। आपका ये क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या का अध्ययन अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, अंतर्गत किया जाता है। एक क्वेश्चन और है कि 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना जनगणना किस नंबर की थी, किस नंबर की थी, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कौन कौन बता सकता है। हालांकि इस समय लाइव तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो उसका आंसर जरूर दें, जल्दी से दीजिए भाई साहब। अवंतिका दें और शिवा दें, सुधीर, यही आप लोग हैं तो जल्दी से दीजिए। अगर आपने तीनों लेक्चर पढ़े हैं तो तुरंत आंसर दीजिए, जल्दी से दें भाई। नहीं मालूम? 10 नंबर की शिवा कह रहा है, गलत है, आंसर आपका गलत है। इसका मतलब आपने नोट नहीं किया था जब हम पढ़ा रहे थे, है ना। अगर किया होता तो ये आपसे गलती नहीं होती। अवंतिका बेटा आप बताइए जरा किस नंबर की थी? 11 नंबर की। गलत है, आपका भी क्वेश्चन गलत है। ठीक, हाँ अब आया सही, 15वें नंबर की। देखो हमने कहा था कि ये 15वें नंबर की थी, ये 15वें नंबर की थी। और अगर आपसे ये कह देता कि स्वतंत्र भारत की किस नंबर की जनगणना थी, जल्दी से बताइए। 2011 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की किस नंबर की थी, जल्दी से बताइए। हाँ जी, एक आंसर आ गया सुधीर का। अवंतिका पे भी आया 4 नंबर, बिल्कुल सही। चार, मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की 4 नंबर की जनगणना थी, और वैसे आपकी जो थी वो 15 नंबर की थी, है कि नहीं। चलिए भाई अगला पॉइंट देखें। इतना लगभग में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मतलब ये कितना था। हाँ जी, ऊपर वाले का आंसर बताइए जरा, कि ये आपको बताना है कि जनसंख्या का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है।
इसका आंसर बताएंगे प्रियांशु, जल्दी से बताइए बेटा। प्रियांशु इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बताओ। आपकी जनगणना टॉपिक लगभग में कंप्लीट होने वाला है, कुछ ही पॉइंट बाकी हैं, लेकिन आपको ये आंसर बताना है। प्रियांशु आंसर नहीं मालूम, इसका मतलब आप जब पढ़ रहे थे तब आपको नोट नहीं किया आपने, है कि नहीं? अरे कल तो पढ़ा होगा प्रियांशु, कल परसों, अभी की बात नहीं कर रहे हैं कि अभी आए हो। हाँ, अवंतिका का आंसर आ गया। देखो यही होता है कि आप अगर रेगुलर रहते तो आप इसका आंसर बिल्कुल तत्पर बताएंगे। जैसे हमने कहा था कि जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार 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 पूछे जाते हैं, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों पर बिल्कुल तत्पर रहना होता है। देखिए अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप इनके आंसर जरूर देंगे, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो फिर आप इसका आंसर नहीं दे सकते। जिसने बनाए हैं वो आंसर देगा, जिसने नहीं बनाए हैं वो नहीं देगा। जैसे कि अभी शिवा एक आंसर बता रहे थे, कौन सा? 11 नंबर की जनगणना। अरे भैया ये कब हमने बताया कि 11 की जनगणना हुई है? हमने तो ये बताया था कि आपके 15 नंबर की या 7वें नंबर की, मतलब स्वतंत्र भारत की जो थी वो 7वें नंबर की थी, और जो आपकी 1800 मतलब 72 से की गई थी वो 15 नंबर की आ रही थी। और स्वतंत्र भारत की जो जनगणना अगर हम जोड़ें तो स्वतंत्र भारत की कब से हुई थी? 51 से हुई थी। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी कि नहीं? इतना तो सब कुछ पढ़ा है, अगर ये आप नहीं बता सकते तो फिर बेकार। समझ रहे हो? आप तैयारी के बहुत पीछे हैं, समझ रहे हो बेटा? पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हमें एक एक पॉइंट नोट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वीडियो देख रहे हैं बस केवल काम चल जाए। भैया वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप नोट नहीं करेंगे तो कोई आपका लॉजिक नहीं बनता है कि क्या होगा। अच्छा, शिवा कह रहे हैं कि हमने सर क्लास मिस कर दी थी। अच्छा ये बात है, चलिए कोई बात नहीं। अब अगर आप जुड़े हैं तो आप बराबर लगातार ले, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक, चलिए भाई, अगला अगर कोई पॉइंट बता सकता है तो जल्दी से बताइए। हमने आपसे एक क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं कि आपसे ये पूछा जाता है कि जाति आधारित जनगणना जाति आधारित जनगणना कब की गई थी, मतलब किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जल्दी जल्दी से आंसर बताएं। कब की गई जाति आधारित जनगणना, कब की गई? जल्दी बताइए भाई। और ये हम सारे पॉइंट आपको एक एक बता चुके हैं, ठीक? तो इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हमने बताए ना हो तब तो गलत होने के चांस बनते, लेकिन अगर हमने बताए हो और फिर अभी आप नहीं बता पा रहे, ये आपकी मक्कारी है। समझ रहे बातों को? तो जल्दी से नोट करें और आंसर बताइए। इसका नोट नहीं करना, आंसर बताना भाई साहब, आंसर आंसर बताइए। नहीं मालूम, जल्दी बताइए। चलिए भाई, एक आंसर आया, 1921, सुधीर कुशवाहा जी तेरा। क्या आंसर इनका सही है? जल्दी से बताइए, क्या आंसर इनका सही है? हमें तो भाई नहीं लग रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि गलत है। हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा गया? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो आप 1921 बता रहे हैं, ये महाविभाजन वर्ष है 1921 का। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 है। जबकि अगर आपसे कहा जाए कि लघु विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है,
विभाजन वर्ष कब हुआ था? तो याद रखिए 1951 में हमने आपको बताया था कि लघु विभाजन वर्ष जो है वो 1951 है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए महाविभाजन वर्ष जो है वो 21 में है कि नहीं? ये आपसे पूछा, लेकिन हमने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जनगणना जो हुई थी वो जाति आधारित हुई थी, मतलब जनगणना जो जाति को आधार मानते हुए जनगणना की गई थी, ये किस वर्ष की गई थी, ये आपको आंसर में बताना था। ठीक, लगभग में हमको नहीं लगता कि किसी का आंसर आया हो। हाँ जी, चलिए आशीष जरूर अब बता सकते हैं, आशीष आए हैं दिखाने। वो बताइए जरा, ये ऊपर का आंसर जो लिखा है ना, इसमें लिखा है जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कब की गई, मतलब जाति आधारित पहली जनगणना कब की गई थी, ये आपको बताना। तो हम ये कह सकते हैं कि जाति आधारित जनगणना जो हुई थी, इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना। और आंसर बताएंगे कौन? आंसर बताएंगे कौन? आशीष कुमार कह रहे नहीं पता। अच्छा, कल तो आपने ली थी बेटा क्लास, फिर भी आपको पता नहीं है, ऐसा क्यों? आपको ये मालूम होना चाहिए, जब कल आपने क्लास ली है तो फिर ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, है कि नहीं? अगर नहीं है तो फिर ये आपको दिक्कत है। चलिए भाई, और कौन बता सकता है इसका आंसर? हाँ, अवंतिका का आंसर अब है। देखिए 1931 जो था वो हमने बताया था कि जाति आधारित जनगणना हुई थी, मतलब जो हमने जाति को आधार मानते हुए जनगणना की थी वो 1931 में की थी कि नहीं? हाँ, तो इन पॉइंटों को याद रखना है, ये लघु विभाजन वर्ष, महाविभाजन वर्ष। अब एक क्वेश्चन फिर से बताना है कि कौन सा राज्य कौन से राज्य की जनसंख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा, पिछले मतलब पिछली जनगणना की अपेक्षा, पिछली जनगणना की अपेक्षा 2011 की जनगणना में 2011 की जनगणना में कमी प्राप्त हुई थी, ऐसा कौन सा राज्य था? जल्दी से आंसर बताइए, कौन कौन आंसर बता सकता है, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, नागालैंड, आशीष का आंसर आया है नागालैंड। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका मोबाइल हैंग कर रहा है तो कोई बात नहीं, आपका आंसर लेकिन क्लियर है। ठीक, जल्दी से बताइए। आशीष आपका आंसर बिल्कुल सही है, नागालैंड राज्य था जिसमें जनसंख्या क्या हुई थी, आपकी कमी महसूस की गई थी, और सभी राज्यों में लगभग में वृद्धि की गई थी। अच्छा, इसके बारे में कौन कौन बता सकता है कि नागालैंड राज्य की कौन सी राजभाषा है? नागालैंड राज्य की राजभाषा भी हमने आपको बताई थी कि कितनी है, मतलब कौन सी नागालैंड की राजभाषा है, ये बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कि नागालैंड राज्य की कौन सी राजभाषा है। ये भी हमने आपको उसी दौरान बताया था जब हमने आपको बताया था। ठीक, जल्दी से आंसर बताइए, कौन कौन बता रहा? चलिए भाई देखते हैं, लगभग में इंग्लिश, अवंतिका। सही है आंसर। इंग्लिश हमने आपको बताई थी कि इंग्लिश है, मतलब अंग्रेजी जो है आपकी नागालैंड की राजभाषा है। हालांकि और किसी भी राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है, केवल नागालैंड राज्य एक ऐसा है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है कि नहीं? इसके बाद में आपको अगला पॉइंट याद रखना है क्या, अब ये जो बता दे आंसर, तो इसका मतलब उसने सारी क्लासें ली हैं, विधिवत रूप से ली हैं और नोट भी किया है कि नहीं? अब ये बताना है कौन सा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर रही है, मतलब सबसे अधिक साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में थी, ये अब आप लोगों को आंसर बताना है। जल्दी से बताइए भैया, जल्दी बताएं, कौन कौन बता सकता है? लक्षद्वीप। अच्छा, ये आशीष का आंसर आया, लक्षद्वीप था।
मतलब लक्षद्वीप एक ऐसा राज्य था जिसकी सर्वाधिक साक्षरता दर थी। और अवंतिका लक्षद्वीप बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, इसका मतलब है आप लोग पढ़े हैं, है ना। आप लोगों ने कुल मिलाकर के अच्छे से पढ़ा, इसलिए इसका आंसर आप दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता दर थी? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है जिसकी सबसे अधिक साक्षरता दर थी? बताइए भैया, जल्दी से बताइए, आंसर कौन सा है? केरल। केरल बिल्कुल सही। आपका इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। और इसकी बात की कहानी अब हम लोग कल पढ़ेंगे। हालांकि आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। हालांकि ये है कि जनगणना टॉपिक हमारा खत्म हो गया। और जो आपकी समस्याएं थी कल वीडियो में, कल या परसों की जो क्लासों में हुआ था, में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी, आज वो समस्याएं आपको नहीं दिखी होंगी। अच्छा, एक बार कमेंट करके बताइए, क्या उसी की समस्या आपको पहले दिख रही है? जो समस्या आपकी कल और परसों थी, जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दीजिए हमको, तो हम उसमें थोड़ी समस्या को सॉल्व करें। नहीं तो अगर हमें तो ऐसा लगता है कि आज कोई समस्या नहीं हुई है वीडियो में,